Hello students. Today I will discuss blood. I have already uploaded some lectures on blood related with the genetic constitution, genetic makeup of blood, which type of genes are responsible for blood, and if father's blood group is this, mother's this, then what will be the blood group of the offspring. Such type of questions are very important for different competitive exams. But in this lecture, this is a common lecture that is especially related with class 9th tissue chapter, and in tissue chapter I already discussed with you types of animal tissue. In types of animal tissue I explained you nervous tissue in detail, muscular tissue, all three types of muscle tissue in detail, then epithelial tissue I discussed, and I also discussed connective tissue. ब्लड इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू जब हम लोग ने पढ़ा था वहाँ पे हमने कनेक्टिव टिश्यू की कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी थी. तो जो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ. कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जितने भी टाइप के टिश्यू एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं तो उनमें मोस्ट अबेंडेंट टाइप का कौन सा होता है. तो चार टाइप मैंने आपको बताया, नर्वस, मस्कुलर, एपिथेलियल और कनेक्टिव. तो मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज़ कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू एनिमल की बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. इनका फंक्शन क्या है? इन जनरल कनेक्टिव टिश्यू फिल्स इंटरनल स्पेसेस, provides structural support for other tissues and stores energy reserves. तो ये कुछ फंक्शंस है जो आपको याद कर लेने चाहिए. और इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं, और नाम से जैसा कि सजेस्टेड है आप ये भी पॉइंट बता सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स या ट्रांसपोर्ट्स वन मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि जब हम पढ़ेंगे तो ब्लड के फंक्शन में पता चलता है हमें कि ये ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, डिफरेंट सेल्स तक, टिश्यू तक ले जाता है, और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ब्लड में जो टिश्यू तक पहुंचती है फिर टिश्यू से CO2 लेकर ये हार्ट तक वापस आता है. इसी तरह से ब्लड में डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स को जो है ये डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है. तो इस तरीके से ये डिफरेंट फंक्शंस होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, जिसमें से स्पेशली ब्लड का जो फंक्शन है वो भी मैंने आपको बताया. तो जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें फैट सेल्स आती हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है. लूज़ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि उसमें जो सेल्स होती हैं उनके बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, और इसलिए इनमें कभी कभी जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में फैट सेल्स होती हैं, और वो फैट सेल्स क्या करती हैं, उनमें फ़ैट डिपॉजिट होता रहता है. कभी कभी ये फैट सेल इतना ज़्यादा फैट डिपॉजिट कर लेती है, इतना ज़्यादा फैट स्टोर कर लेती हैं कि केवल यही फैट सेल्स ही दिखती हैं. और अब वो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कह रहे थे क्योंकि उसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस थे, उसके जैसा ना होकर अब ये फैट टिश्यू, या जिसे हम नॉर्मली कहते हैं कि भाई तुम बहुत मोटे हो गए हो, फैटी हो गए हो, तुम्हारी बॉडी में बहुत फैट डिपॉजिट हो गया है. तो वो फैट कहाँ होता है? वो एक्चुअली वो एडिपोज टिश्यू है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में आता है. और हमारी जो स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे इसकी लेयर पाई जाती है लूज़ कनेक्टिव टिश्यू. जो लोग स्किनी होते हैं उनमें ये जो फैट सेल्स होती है इसमें फ़ैट डिपोजिशन कम होता है. फैटी पर्सनस होते हैं, थुलथुला जिनका शरीर होता है, उनमें जो स्किन के नीचे फैट टिश्यू या एडिपोज टिश्यू की लेयर पाई जाती है उसमें फ़ैट का डिपोजिशन फैट सेल्स में बहुत ज़्यादा हो गया होता है. फिर दूसरे टाइप की बोन है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे. और आज एक जो हमने डिस्कशन के लिए मेनली लिया है ब्लड, तो ब्लड को यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे. मोस्ट टाइप्स जो होते हैं ये वैस्कुलराइज्ड होते हैं, यानी कि हर टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है. देखिए ब्लड एक खुद ही एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, और लेकिन जो अदर टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं, कार्टिलेज हुआ, बोन हुआ, लिगामेंट हुए, टेंडेंस हुए, इन सभी में भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है. यानी सबके पास तक ब्लड पहुंचना चाहिए, यानी कि यहाँ तक आर्टरीज जाती हैं और
ब्लड सप्लाई करती हैं और वेंस ब्लड को वापस हार्ट तक ले आती हैं। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वैस्कुलराइज होते हैं। ऐसा इसलिए बताया गया है कि जब मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया बेटा, एपिथेलियल टिश्यू में मैंने आपको ये बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू में वैस्कुलराइजेशन नहीं होता है, वहाँ नर्व सप्लाई पाई जाती है लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। तो भाई ऐसा क्यों? तो उनका काम कैसे चलता है, उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? तो एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है और वो जो कनेक्टिव टिश्यू हाईली वेस्कुलराइज है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, उससे न्यूट्रिशन एपिथेलियल टिश्यू को मिलता है। तो आपको एक बात और यहाँ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एपिथेलियल टिश्यू एक टाइप का एनिमल टिश्यू है, उसमें वैस्कुलराइजेशन नहीं होता, यानी कि वहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं होती है लेकिन नर्व की सप्लाई होती है। जबकि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी एक टाइप का एनिमल टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू हाईली वैस्कुलराइज्ड होते हैं। और जितने भी टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हों, बोन, ब्लड, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, सभी एक कॉमन ओरिजिन से आते हैं। तो जिस कॉमन स्ट्रक्चर से सभी टाइप के कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिनेट होते हैं उन्हें कहा जाता है मेसेनकाइम। तो आप देखें तो कनेक्टिव टिश्यू का जनरल स्ट्रक्चर देखें कि जनरली जो कनेक्टिव टिश्यूज में क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उनमें एक ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता है, कुछ सेल्स पाई जाती हैं और फाइबर्स पाई जाती है। कहीं आपको मिलेगा मैट्रिक्स और सेल्स पाई जाती हैं। तो ये जो फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस है, इन्हीं को मिलाकर बोल देते हैं, कभी मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि मैट्रिक्स और सेल्स पाई जाती हैं और मैट्रिक्स में आपका जो फ्लूइड के रूप में भी हो सकता है और सेमी सॉलिड भी हो सकता है, कभी सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड मैट्रिक्स किस में होता है? बोन में होता है। तो यहाँ इसके अलावा फाइबर्स इसी मैट्रिक्स में पड़े रहते हैं और इसी में सेल्स पड़ी रहती हैं। तो ये सेल्स, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस ये मेन कंपोनेंट्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के। कोई भी कनेक्टिव टिश्यू आप देखेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में यही चीज़ें आपको दिखते हैं। आज जो कनेक्टिव टिश्यू हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड, उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो बैकग्राउंड है डार्क पिंक कलर का, तो ये एक्चुअली क्या है? यही क्या है? इंटरसेल्युलर फ्लूइड है जिसका नाम प्लाज्मा है। तो यही यहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है। फिर इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्लेटलेट्स, WBC और सबसे ज़्यादा जो आपको सेल्स प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? RBC सेल्स दिखाई दे रही हैं। तो ये इसमें स्पेशलाइज्ड सेल सस्पेंडेड है। इसके अलावा इनमें कुछ फाइबर्स भी पाए जाते हैं। ये फाइबर्स ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब ब्लड क्लॉटिंग होती है, आपको भी कभी ब्लीडिंग होती है, कहीं कट जाता है तो ब्लड निकलता है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वहाँ पर एक नेटवर्क सा, फाइन नेटवर्क सा बन जाता है और जिससे ब्लड जो ब्लीड हो रहा था वो बंद, ब्लड का ऊजिंग बंद हो जाती है। तो वो जो नेटवर्क बनता है या पपड़ी जम जाती है बाद में चोट लगी हुई जगह पर, तो वो क्या है? एक्चुअली वो फाइबर्स हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं, प्रोटीन फाइबर्स हैं और वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। यानी कि ये एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर ब्लड का हम देख रहे हैं इसमें हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उस समय ये दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड के अलावा एक और आता है जिसे लिम्फ कहते हैं। तो इनमें बेसिकली चाहे ब्लड हो चाहे लिम्फ हो, तो बेसिकली इनमें जो डिज़ोल्व प्रोटीन्स होती हैं वो ब्लड में भी होती हैं, लिम्फ में भी होती हैं। लेकिन ब्लड में जो डिज़ोल्व प्रोटीन्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, लिम्फ में बहुत ही स्मॉल शेप की प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा इनमें स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, किसमें? स्पेशली ब्लड में होती है, लिम्फ में भी होती है। लेकिन लिम्फ में आपको मैं बता दूं, ब्लड और लिम्फ का डिफरेंस ही बेसिक यही है। लिम्फ में सिर्फ और सिर्फ जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो कौन सी होती हैं? वो WBC होती है। जबकि ब्लड में आपने देखा WBC, RBC, प्लेटलेट्स तीनों पाई जाती हैं। तो ये एक डिफरेंस आपको पता चला कि पहला डिफरेंस क्या पता चला कि ब्लड WBC, RBC, प्लेटलेट्स इसमें सभी टाइप की सेल्स पाई जा रही हैं, जबकि लिम्फ में केवल WBC सेल्स पाई जाती है। लिम्फ में कभी भी RBC सेल्स नहीं पाई जाती हैं। ब्लड में डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन फाइबर्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लार्ज शेप के हो सकते हैं, स्मॉल शेप के हो सकते हैं, जबकि लिम्फ में स्मॉल साइज प्रोटीन्स ही पाए जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ब्लड और लिम्फ का एक समरी में मैंने आपको उनके डिफरेंस को बताया
तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि हम लोग इसको फिर से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप देख पाएंगे कि ये जो प्लाज्मा होता है वाइट्री मैट्रिक्स प्लाज्मा होता है, जिसमें WBC RBC प्लेटलेट्स तीनों पाई जाती है ब्लड में। जबकि ये जो लिम्फ है, ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इनमें से ही जो फ्लूइड कुछ प्लाज्मा कुछ और कुछ इसी के फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी इसकी सेल्स, लेकिन वो सेल्स कभी RBC नहीं होती है और WBC सेल्स ही होती हैं। यही आकर के आसपास का जो टिश्यू होता है, इसी में आकर के रिस के आती हैं, ऊज आउट हो करके और लिम्फ बना देती है। यानी ब्लड जो है इसी से लिम्फ जो है बनता है। तो लिखा है कि ब्लड क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जिसमें वाटर होते हैं और कुछ सोल्यूट्स होते हैं। और ये किस में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स में रहता है, ऐसे ही लिम्फ कहाँ होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में रहता है। तो यहाँ पर आपको लिम्फ और ब्लड के बारे में भी थोड़ा सा पता चला। ये दोनों ही एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। और जो ब्लड है ये और भी फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे ऑक्सीजन को कैरी करना है, फूड को कैरी करना है, CO2 को कैरी करना है, और थोड़ा डिफेंस सिस्टम में भी पार्टिसिपेट करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। लेकिन लिम्फ का काम मेनली क्या है, ये केवल बॉडी के डिफेंस सिस्टम को ही बनाता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी के डिफेंस में लिम्फ का। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ये लिम्फ है ब्लड से ही बना हुआ है और ये एक लिमिटेड फॉर्म है ब्लड का। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अब फंक्शंस ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। मैं आपको बता रही थी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो देखिए RBC सेल्स, WBC प्लेटलेट्स, 3 टाइप की सेल्स होती हैं। मेनली अगर हम कहें तो ब्लड का काम गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना होता है। आप एक लाइन में याद करना चाहते हैं, बहुत कम आप याद कर पा रहे हैं, तो आप बताएंगे कि ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। और इसका जो मैट्रिक्स होता है, वाटरी मैट्रिक्स होता है ब्लड का, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा या सीरम कहते हैं। यहाँ पर देखिए RBC सेल्स दिखाई गई हैं, डिफरेंट टाइप की WBC सेल्स पाई गई हैं, मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स हैं, जिसमें से कुछ जो है मैक्रोफेजेस के रूप में भी पाई जाती है। तो ये मैं भी आपको बताऊंगी WBC सेल्स के बारे में लास्ट की स्लाइड्स में। तो डिफरेंट टाइप की, बेसिकली 5 टाइप्स की WBC सेल्स होती हैं। 2 टाइप्स होती है, ग्रैन्युलोसाइट, अग्रैन्युलोसाइट, और वो फर्दर और डिवाइडेड होती है, जिसमें से ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं वो 3 होती है, बेसोफिल, एसिडोफिल और न्यूट्रोफिल्स। और 2 टाइप की होती है, अग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो टोटल 5 टाइप की WBC सेल्स होती हैं, और इसके अलावा एक और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये हो गए ब्लड के कंपोनेंट्स। तो ब्लड क्या है, एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट सेल्स एंड डिसॉल्व मैटर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये सेल्स को और डिफरेंट पार्ट्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को। कौन कौन से मटेरियल्स को करता है, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट को। फिर इसमें से जो प्लाज्मा होता है, तो इसका जो लिक्विड पोर्शन है उसको प्लाज्मा या सीरम कहते हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में एरिथ्रोसाइट पाया जाता है। एरिथ्रोसाइट जो है RBC का एक नाम है, ल्यूकोसाइट है WBC का दूसरा नाम है, और प्लेटलेट्स इनको थ्राम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये जो WBC सेल्स होती हैं, इनका मेन काम क्या है, यही क्या करती हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट वाला काम है गैस का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का, ये काम कौन करता है, ये RBC ही करती हैं। और बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीजेस, ये कौन परफॉर्म करवाता है, WBC करवाती हैं। और प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, ब्लड के क्लॉटिंग में मेनली इन्वॉल्व होती हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। आपने सुना होगा ब्लड कैंसर के बारे में। तो ब्लड कैंसर, आप जानते हैं कैंसर क्या है, अनलिमिटेड या अनकंट्रोल्ड डिवीज़न ऑफ सेल्स है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न ही क्या होता है, कैंसर होता है। तो कौन सी ब्लड सेल्स कैंसर, जब ब्लड कैंसर होता है तो अनलिमिटेड तरीके से ग्रो करने लगती हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, तो वो होती है WBC सेल्स। यानी कि जो ब्लड कैंसर होता है उसमें WBC सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल पर। तो अब हम आगे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से आपको दिखाया गया है, इसके कंपोनेंट्स को टेबल के फॉर्म में दिखाया गया है, कौन कितने नंबर में प्रेजेंट होता है और किसका क्या फंक्शन है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये एक टेस्ट ट्यूब दिखाई गई है जिसमें ब्लड लिया गया है। तो आप देख रहे थे कि इसमें देखिए कि आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ येलो येलो कलर का लिक्विड है और नीचे रेड रेड हो गया। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर जो इंजेक्शन आपको कोई लगाता है और फिर वो इंजेक्शन के बाद वो ब्लड को टेस्ट ट्यूब में लिया जाए और उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए, लगभग 1 घंटे 2 घंटे तक छोड़ दिया जाए, तो ये इस तरीके का हो जाता है। यानी कि ऊपर की तरफ यूरिन के कलर का
और पेल येलो कलर का लिक्विड रह जाता है और नीचे कुछ मटेरियल जो है वो जम जाता है रेड रेड कलर का। तो वो जो लिक्विड रहता है जो पेल येलो कलर का दिखाई देता है एक्चुअली वो प्लाज्मा होता है और इस कंडीशन में उसे ही सीरम नाम देते हैं। तो सीरम में भी कुछ सेल्स प्रोटीन्स डिज़ोल्व होते हैं और नीचे जो रेड कलर का दिखता है बेसिकली वो क्या होती है, ये सेल्स होती हैं और ये सेल्स के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर आप देख रहे हो 5 से 6 मिलियन है, इसीलिए ये जो नीचे सेंट्रीफ्यूज्ड ब्लड सैंपल है यानी नीचे बैठा हुआ सस्पेंडेड मटेरियल है, तो क्या होता है कि इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है इसमें आरबीसी की, इसलिए ये रेड रेड कलर का दिखाई देता है। और फंक्शन क्या है आरबीसी का, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट ऑल्सो, आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 5-6 मिलियन होती है, लेकिन एक आरबीसी सेल की लाइफ अगर हम देखें तो केवल 120 डेज होती है, यानी लगभग 100 दिन ही एक आरबीसी सेल काम करती है और 5 से 6 मिलियन इनका नंबर होता है हमारी पूरी बॉडी में। इसी तरीके से आप देखेंगे डब्ल्यूबीसी का तो इसका नंबर बहुत कम होता है, 5,000 से 10,000 ही होता है। आप देखेंगे कि जब भी आपसे डॉक्टर कहता है ब्लड टेस्ट कराने को और वो कोई जानना चाहता है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो एक्चुअली उसमें डब्ल्यूबीसी के ये जो डिफरेंट सेल्स हैं इनका नंबर भी होता है और टोटल डब्ल्यूबीसी का काउंट भी होता है। अगर टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रहा है, जिसे कहते हैं टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि उस पर्सन को कोई इन्फेक्शन है। तो इनका काम ही क्या है, डिफेंसेस एंड इम्यूनिटी, डब्ल्यूबीसी का काम ही यही होता है। तो जब इनका नंबर बढ़ा हुआ यानी कि ये काम इनको ज़्यादा पड़ रहा है, काम ज़्यादा पड़ रहा है, इसका मतलब डिफेंस और इम्यूनिटी की बॉडी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है। ये कब हो रहा है, ये तब होगा जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तब ये सेल्स एक्टिव हो रही है और अपना नंबर बढ़ा ले रही हैं। तो अब इसमें देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल सेल्स ये आपको दिख रही हैं, न्यूट्रोफिल्स, इनका आपको न्यूक्लियस देखिए कितना अलग सा है, और इस्नोफिल्स आप देख पा रहे हो। तो बेसोफिल, न्यूट्रो और इस्नोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल, इस्नोफिल इस्नोफिल जो हैं वो क्या होती है, इन्हीं को एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। और इनका एसिडो और बेसो नाम इस बेस पर दिया गया है कि जिस डाई से, फ्यूसन डाई, जिससे कि ब्लड को स्टेन करते हैं, ये ब्लड की स्लाइड बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, एक बूंद ब्लड स्लाइड पर लेकर के उसको देखा जा सकता है, वो डाई डाल करके इस तरीके की सेल्स जो है दिखाई देती हैं। तो ये जो दोनों हैं ये क्या है कि अगर स्टेनिंग मीडियम एसिडिक है तो ये एसिडिक मीडियम में जो रिएक्ट करती हैं एसिड लविंग होती हैं वो इस्नोफिल्स होती हैं, जो बेस लविंग होती हैं बेसोफिल्स होती हैं। इसी बेसिस पर इनको ये नाम दिया गया है। और जो ना एसिड लविंग है ना बेस लविंग है वो कौन है, न्यूट्रोफिल्स है। और इन तीनों को मिलाकर देखिए इनका जो साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं इसमें ग्रैन्यूल्स दाने जैसे आपको दिख रहे हैं। तो ये जो ग्रैन्यूलर यानी इसीलिए इनको कहा गया कि ये एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल क्या है, ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स है, ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी है। जबकि ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आप देख पा रहे होंगे, इनका न्यूक्लियस आप देखिए अलग टाइप का है। तो ये जो न्यूक्लियस है और ये जो सेल्स हैं इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुलर मटेरियल बहुत कम होता है या नहीं होता है, तो इनको अग्रैन्युलोसाइट्स कहा जाता है। तो यानी कि ग्रैनुलोसाइट, अग्रैनुलोसाइट जो ल्यूकोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, किस बेसिस पर डिवाइड किया गया कि साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पर किया जाए। फिर जो फर्दर बेसिक डिवीज़न है आप देखेंगे कि ये देखिए कैसे पहचानते हैं डब्ल्यूबीसी को। तो हर डब्ल्यूबीसी सेल का अपना स्पेसिफिक शेप का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के शेप की बेसिस पर डब्ल्यूबीसी सेल्स को पहचाना जा सकता है और बताया जा सकता है कि किसका नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा है, कौन सी बड़ी है। तो जो बड़ी है तो हर एक का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो ये बता सकते हैं कि इस प्रकार का कोई अटैक हुआ होगा माइक्रोब का, इस टाइप का इन्फेक्शन हुआ होगा, इसलिए इस सेल का नंबर बढ़ रहा है या बॉडी में इस तरह की कंडीशन हुई है। जैसे कि अगर किसी की बॉडी में एलर्जी हुई है तो इस्नोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है। तो ये समझ लिया गया इस्नोफिल्स बढ़े तो यानी इस पर्सन को कोई एलर्जी हुई है। इसी तरीके से ये स्टार शेप्ड की सेल्स जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इनका नाम होता है प्लेटलेट्स। और आप इनको देख रहे हैं कि ये 2.5 लाख से 4 लाख पाई जाती हैं और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं
और ये जो थ्रोम्बोसाइट सेल्स होती हैं, आप जानते होंगे कि डेंगू होने पर, डेंगू का जो वायरस होता है इन्हीं सेल को खाता है और इनका नंबर बहुत कम हो जाता है, 8,000 तक हो जाता है, मतलब इनका नंबर इस नंबर की रेंज में आने लग जाता है और वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है और बॉडी से जो ब्लड है वो कान से ब्लड आने लगता है, नाक से ब्लड आने लग जाता है, मुंह से ब्लड आने लग जाता है, यानी ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो ये डिजीज़ेज़ भी मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी हैं साथ साथ में। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब, और इसमें प्लाज्मा है, कैसे ये दिखता है ये आपको मैं बता रही थी। स्लाइड बनाते हैं तो इस तरीके से दिखता है, इसमें सेल्स ऐसे दिखती हैं और सबसे ज़्यादा जो दिख रही हैं ये आरबीसी सेल्स हैं और ये जो लिक्विड दिख रहा है ये क्या है, प्लाज्मा है। तो यह आपको कलेक्टिवली पता चल गया कि ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम करता है। और इसमें जो फाइबर्स पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, फाइबर्स जो है वो क्लॉटिंग के टाइम पर ही विजिबल होते हैं। तो ये जो सारे कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक्स थे वो फुलफिल हो गए आपके, कि कनेक्टिव टिश्यू में एक ग्राउंड सब्सटेंस होना चाहिए, तो प्लाज्मा प्रेजेंट है, इसमें सस्पेंडेड सेल्स होती हैं, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं और फाइबर्स भी हैं जो क्लॉटिंग के टाइम पर दिखाई देते हैं और ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम करता है। फिर जो डब्ल्यूबीसी स्पेशली मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, तो आप देखेंगे कि जो डब्ल्यूबीसी इनको ही डिवाइड किया गया है ग्रैन्युलोसाइट और अग्रैन्युलोसाइट में। किस बेसिस पर डिवाइड किया, मैंने आपको बताया कि अगर साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स भी दिख रहे हैं तो ग्रैन्युलोसाइट्स है, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स बहुत कम है या नहीं है तो वो आग्रैनुलोसाइट है। आग्रैनुलोसाइट के दो टाइप, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं। और देखिए सबका परसेंट वाइज बताया गया है कौन कितने परसेंट में पाया जाता है, तो आप देख सकते हैं सबसे कम नंबर जो है बेसोफिल्स का होता है। बेसोफिल्स 1% से भी कम पाई जाती हैं। इसके बाद इस्नोफिल्स पाई जाती हैं, सबसे कम बेसोफिल्स पाई जाती हैं, फिर इस्नोफिल्स पाई जाती हैं और फिर जो पाई जाती है मोनोसाइट्स पाई जाती हैं और फिर लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो किसका है, न्यूट्रोफिल्स का है। और यही फैगोसाइटोसिस करती हैं, यानी कि अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी में आ गया है, माइक्रोब आ गया है, वायरस बैक्टीरिया आ गया है, तो ये न्यूट्रोफिल सेल्स क्या करती हैं, उसे खा जाती हैं और इसे ही कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इनगल्फ कर लेती हैं, किल कर देती हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देती हैं और फिर डेब्रीज जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किसका क्या नंबर होता है और इनके जो न्यूक्लियस हैं उनका अपना एक डेफिनेट सभी का शेप होता है। तो ये आप यहाँ, और मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि न्यूट्रोफिल्स की जो है वो न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर एक्चुअली इनको डिवाइड किया गया। तो न्यूट्रोफिल्स में जो न्यूक्लियस अगर सेगमेंटेड न्यूक्लियस है, इस तरीके से आप देखते हैं ऐसा न्यूक्लियस है तो न्यूट्रोफिल्स होगी। लेकिन बाइलोब्ड है तो बाइलोड इस्नोफिल्स में भी होता है और बेसोफिल्स में भी होता है। लिम्फोसाइट का क्या है, लार्ज है, स्फेरिकल है न्यूक्लियस और लार्ज इंडेंटेड है, इस तरीके का लगभग होता है। तो ये मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इनको पहचाना जा सकता है इनके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी की बेस पर। और इनका कलर भी थोड़ा बहुत है, ये बताया गया है यहाँ पर। फिर इनका क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका डिफरेंशियल काउंट यानी कि लगभग परसेंट वाइज कौन से कितनी पाई जाती है। तो बताया मैंने आपको 1% से भी कम क्या पाई जा रही है, 1% से भी कम कौन पाई जाती है, बेसोफिल पाई जाती है। फिर इस्नोफिल्स या एसिडोफिल्स पाई जाती हैं। फिर मोनोसाइट्स का नंबर है, फिर लिम्फोसाइट्स हैं और सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, जो न्यूट्रोफिल्स हैं सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और सबसे बड़ा साइज़ किसका होता है, सबसे बड़ा साइज जो होता है वो मोनोसाइट्स होता है। साइज़ में मोनोसाइट सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, नंबर में न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। किसका कितने दिन का लाइफ होता है ये भी बताया गया है, 1 से 4 दिन न्यूट्रोफिल्स, महीने भर के लिए बेसोफिल्स का होता है, 1-2 वीक्स का इस्नोफिल्स का होता है। लिम्फोसाइट्स का बहुत वेरिएबल है, इसी तरह मोनोसाइट्स का भी बहुत ही वेरिएबल लाइफ स्पैन है, यानी कितने समय तक जीवित रह सकती है या एक बार ये सेल बन गई तो कितने समय तक काम कर सकती है बताया गया है। सबका अलग अलग काम बताया गया है। न्यूट्रोफिल्स देखिए मेनली क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती है, इस तरीके से इन्फ्लामेशन करती हैं यानी बॉडी इम्यूनिटी को हेल्प करती हैं। फिर यहाँ इनको भी देखेंगे तो बेसोफिल्स भी इन्फ्लामेशन में मदद करती है और स्पेशली एलर्जीज़ में मेनली आपकी देखिए इस्नोफिल्स काम करती हैं, पैरासाइट्स को किल करती हैं और इनका नंबर बढ़ जाता है। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये भी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं और जो मोनोसाइट्स है देखिए न्यूट्रोफिल्स भी मैक्रोफेजेस
बना करके फैगोसाइटोसिस करती है और मोनोसाइट्स भी, ये दोनों साथ में मिलकर काम करती हैं, गिव राइज टू मैक्रोफेजेस और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। बहुत आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आपको ज़रूर जानना चाहिए, कोरोना पैंडमिक का टाइम चल रहा है तो इन सेल्स के बारे में इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि ये जो WBC सेल्स हैं एक्चुअली यही यही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, और यही जो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट हैं लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स सेल्स जो हैं यही क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं, और एंटीबॉडी ही क्या करता है, कोरोना वायरस से लड़ सकता है। और जिसके पास एंटीबॉडी अच्छी बन जाएगी, कोरोना वायरस का अटैक होने पर भी वो सरवाइव कर जाएगा। तो ये लिम्फोसाइट का काम आप बहुत देखेंगे कितना ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा थोड़ी बहुत मदद इनकी न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स करती हैं। ये क्या करती हैं, ये भी जब आएगा कोई वायरस तो क्या करेंगी, उनको खा जाएंगी, यानी फैगोसाइटोसिस करती हैं ये दोनों सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फंक्शन मैंने आपको बताए, और आज इसका ये लेक्चर यहीं पर मैं सम अप करती हूँ। ब्लड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशंस की परसेंट वाइज कौन सी सेल्स कितनी पाई जाती है, या पूछा जाता है RBC कितनी पाई जाती है, 5 to 6 मिलियंस में पाई जाती है। पूछा जाता है WBC कितनी पाई जाती है, 5000 10,000 लगभग 10,000 पाई जाती है। लाखों में प्लेटलेट्स पाई जाती है, डेंगू होने पर प्लेटलेट्स का नंबर बहुत तेज़ी से गिर जाता है। इसी तरीके से जो WBC के डिफरेंट हैं तो उसमें आपको बताया सबसे कम होती है बेसोफिल, फिर उससे ज़्यादा इस्नोफिल्स पाई जाती है, इस्नोफिल्स के बाद मोनोसाइट्स का नंबर आता है, फिर आता है आपका लिम्फोसाइट्स, और सबसे ज़्यादा परसेंट वाइज न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं। और न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स फैगोसाइटोसिस करती हैं। लिम्फोसाइट्स क्या है, एंटीबॉडी बनाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो RBC सेल्स होती हैं दैट कैरी न्यूट्रिएंट्स, फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं, ब्लड में डिज़ोल्व होकर के ये हार्ट तक जाता है। फिर हार्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देता है, और जो न्यूट्रिएंट वेस्ट होते हैं वो किडनी में जब ब्लड पहुंचता है वहाँ पर छन जाता है, और बॉडी से यूरिन के रूप में यूरिन में डिज़ोल्व होकर बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, और आपको ज़रूर अच्छे से इसमें इंटरेस्ट आया होगा। आई होप कि आपने ध्यान से सुना होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट में टाइप कीजिए, आई विल आंसर you, and you can also suggest some other techniques for improving myself. Thank you very much.